हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सर हम बढ़िया है। तैयारी भी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत अच्छी बात है। आपने जो पिछले चैप्टर्स हुए थे सारे पढ़ लिए हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलते हैं, अवकल समीकरण। मेरा नाम नीरज झा। शुरू करें? यस सर, प्लीज शुरू कर दीजिए। क्या बोल रहा है अवकल समीकरण में? पहली चीज, कुछ 4-5 पॉइंट देख लेते हैं। पहले बोल रहा है कि समीकरण जिसमें dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इस तरीके की चीजें हैं, तो वो अवकल समीकरण कहलाए। बोल रहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो इस टाइप की लिखी हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नहीं पढ़नी, लोड ही नहीं है, तो हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे। तो बस मैं आपको समझा दूं पार्शियल में क्या होता है। y और x के पद में, कभी x के पद में डिफरेंशिएट करते हैं, कभी y के पद में, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव उपलब्ध, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। किसी अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर क्या होता है और घात क्या होती है, ये यहां लिखा हुआ है। मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं। घात और कोटि, घात मतलब डिग्री होती है और कोटि मतलब ऑर्डर होता है। कभी भी आप ऐसा आपको सवाल आए कि घात और कोटि वाला, वैसे तो एक सवाल आपको आएगा ही आएगा, एक नंबर का, ऑब्जेक्टिव में आए चाहे लिखने को आए, एक नंबर का सवाल आपको ये आएगा ही आएगा, घात और कोटि का। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आप देखिए, कोटि निकालने के लिए देखो, dy बाई डी एक्स जब लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं ये फर्स्ट कोटि, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि है इसकी, प्रथम ऑर्डर है, ऑर्डर, ठीक है। और अगर d2y बाई डी एक्स, जिस भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, जिस भी ऑर्डर का जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब इन्वॉल्व है, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या d3y बाई डी एक्स क्यूब, ऐसा करके कोई भी चीज अगर इन्वॉल्व है तो वो मैं यहां पर ऑर्डर लिख दूंगा सीधा सीधा। तो ऑर्डर लिखना बहुत आसान है। तो यहां पे देखो d2y भी है, dy बाई, तो जो मैक्सिमम होगा, इनमें सबसे मैक्सिमम होगा, अधिक होगा, वही मैं लिख दूंगा। जो सबसे बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो इस वाले उदाहरण में ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, सॉरी, ऑर्डर 2 आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा 2। अब डिग्री की बात आती है, डिग्री की। डिग्री मतलब घात। घात कैसे लिखेंगे? थोड़ी देर के लिए मैं इस उदाहरण को अभी बदल रहा हूं। एक मिनट में इस पेज को ना कॉपी कर देता हूं। थोड़ा सा मैं इस सवाल को एक क्षण के लिए, इस कॉस की जगह मैं यहां पर y लिख दे रहा हूं। इस कॉस की जगह मैं यहां पर y लिख दे रहा हूं, तो क्या आपको एक एग्जाम्पल से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे मैंने y लिख दिया, ऐसा सवाल है। अब जो घात होती है, घात के लिए ये हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, हर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में बहुपद होना चाहिए। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसको t मान लो ये वाली चीज t है मान लो, तो टी स्क्वायर प्लस कुछ y इंटू कुछ लिखा हुआ है, तो ये एक बहुपद है। इसमें यह बहुपद हो गया, क्योंकि ये वाली चीज लिखी है y इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है, चल जाता। तो ये बहुपद है सभी में। अब dy बाई डी एक्स में बहुपद है क्या? इसमें भी बहुपद होना चाहिए, याद रखें। dy बाई इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अगर मैं y को डिवाइड कर दूं, मतलब मैं ऐसा लिख दूं 1 बाई वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो अभी भी ये बहुपद है dy बाई डी एक्स। ये बहुपद वाली बात आपको 1-2 उदाहरण से ही क्लियर हो पाएगी, है ना। ये इसमें भी बहुपद, ये क्या है? पॉलिनोमियल, बहुपद है इसमें भी, ठीक है। ये यहां भी पॉलिनोमियल है, ये एक उदाहरण से ही क्लियर हो पाएगी। अब अगर बहुपद है तो जो घात की पावर होती है, घात की अधिकतम पावर, मतलब घात होता है कोटि की अधिकतम पावर, कोटि की अधिकतम पावर, अधिकतम घात, वो मेरा आंसर होता है। इसकी घात बोलो तो कितनी आएगी? सर इसकी घात आएगी 2, इसकी घात आएगी 2, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर 2। अभी 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको जानना। यही एग्जाम्पल अब मैंने यहां लिखा था, यहां पर ऑर्डर 2 हो गया 2, फिर से वही चीज ऑर्डर 2। लेकिन डिग्री का क्या है? डिग्री तभी डिफाइंड होगी, तभी परिभाषित होगी, जब ये पूरा समीकरण अवकल कोएफिशिएंट में, अवकल गुणांकों में क्या होगा? जब ये फंक्शन, जो ये जो चीज लिखी हुई है, पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो चलो मान लो पॉलिनोमियल मान लिया,
वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस के अंदर इसको समेटे है। मैं कभी भी इसको जैसे पॉलिनोमियल लिखते हो तो कैसे लिखते हो, वैसे तो x की घात n a n प्लस a n माइनस 1 x की घात n माइनस 1 ये सब ये ऐसा लिखते हैं, ये पॉलिनोमियल होता है। cos x प्लस 2 ऐसा लिख दो, यानी कि x क्यूब प्लस cos x ऐसा लिख दो। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये बहुपद नहीं, ये थोड़ी ना बहुपद, इसलिए ये dy बाई dx में ये बहुपद नहीं है। यहां लिख देंगे ये dy बाई dx में बहुपद नहीं है, उसमें भी बहुपद नहीं है, दोनों में बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अतः इसकी डिग्री जो होगी, अतः डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड। अतः घात जो है वो अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। अब बच्चा कह रहा है कि सर ठीक है अभी और समझाओ सर, थोड़ा सा और क्वेश्चंस करवाओ। ठीक है भाई, थोड़ा सा और सवाल करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, बिल्कुल करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और सवाल आपको करवाते हैं। सवाल में वो ये कह रहा है हमसे ये कह रहा है कि भाई ठीक है, यहां पर अगला सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 3x प्लस साइन 3x। यहां क्या कोई अवकल समीकरण है? इसमें भी घात और कोटि निकालनी, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, ऑर्डर और डिग्री ये निकालना है, हल नहीं करना, ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। यहां भी कॉस और साइन है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ पहले, ऑर्डर बताओ फटाफट। ऑर्डर आएगा 2, यानी कि कोटि 2 आ गई, कोटि क्या आ गई? 2 आ गई। और घात बोलो कितनी आएगी? सर घात 1 आएगी क्योंकि इसकी घात 1 लगी। यहां पर कुछ है ही नहीं तो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बहुपद है, साइन वाइन में समेटे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं ना आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो कभी मैंने एक और क्वेश्चन दिया ऐसा करके, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई, ये भी बहुपद है। पता है कैसे बना सकते हो? डी वाई बाई डी एक्स को क्या ऐसा लिख सकते हो? साइन इनवर्स वाई। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 1। लेकिन अगर उधर भी y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता तब नहीं बना पाता, तब वो साइन इनवर्स जाते तो वो दूसरे वाले में फैल जाता, पहले वाले की जगह से दूसरे वाले को दिक्कत हो। मतलब अगर ये ऐसा होता साइन डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा होता तो इसमें ऑर्डर तो आपका 2 आ जाता लेकिन डिग्री नहीं आती। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा ऑर्डर और डिग्री का। एक और सवाल बताइए बेटा, ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? कितने डंडे लिखे हुए हैं इस पे? सर इस पे 3 डंडे हैं। 3 डंडे हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर हो गया 2, सॉरी ऑर्डर हो गया 3, ऑर्डर 3 हो गया, 3 डंडे हैं ना इसलिए ऑर्डर 3 हो गया। डिग्री कितनी हुई बेटा? डिग्री इसकी अधिकतम घात जब सब में पॉलिनोमियल हो। जी सब में पॉलिनोमियल है, दिख रहा है, बहुत ही आसानी से नजर आ रहा है इस बार तो इसका मतलब डिग्री हो जाएगी इसकी 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। ठीक ऐसे ही एक नंबर का छोटा सा सवाल आएगा, काम हो जाएगा। ऑर्डर बोलो जल्दी से, ऑर्डर 3 डिग्री बोलो। सर यहां पे तो 1 है यानी कि डिग्री 1 आ गई, ये खत्म हो गया। ठीक है आगे बढ़ते। ये सवाल आया ऑब्जेक्टिव, अब पूछा गया आप बताइए इसकी घात क्या है? इसकी घात क्या है? इसकी घात बोली जाए तो पहले ऑर्डर की बात कर ले तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर पूछा ही नहीं है, बेवकूफ बना दिया आप ऑर्डर कर रहे हो। इसने बोला कोई ऑर्डर नहीं, सुनो इधर घात बताओ, डिग्री बताओ इसकी डिग्री तो आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में साइन बैठा है इसको परेशान करने के लिए, बोल रहा है देखो यार ये है ना, मैं इसकी घात होने नहीं दूंगा। मत होने दो, हम लिख देंगे परिभाषित नहीं है क्योंकि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि ये बहुपद नहीं है इसलिए ये क्या है? अवकल गुणांकों में ऐसा लिख दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो ऐसा लिख दीजिएगा अवकल गुणांकों में बहुपद नहीं। अगर ये अवकल गुणांकों में बहुपद नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये डिग्री परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं। तो एक नंबर का सवाल आपसे हो जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यार आपने किसी
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। मतलब जैसे ऐसा लिखा था dy बाई डी एक्स बराबर मान लो लिखा था x, बच्चे ने बोला सर मैं इसको ऐसे हल कर दूंगा x इंटू डी एक्स और इंटीग्रेट करके हल कर दूंगा, ये y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा और प्लस का c आएगा। ये जो सॉल्यूशन आया इसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल नहीं कहेंगे इसे, मतलब इसे कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल। ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल है। और विशिष्ट हल मतलब ये बोलता कि ये जो वक्र है, ये वक्र 0,0 से पास हो रहा है तो c 0 हो जाता, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाता। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, मतलब विशिष्ट हल हो गया। मतलब क्या हो गया? विशिष्ट हल हो गया, ऐसा लिख सकते। तो कहने का मतलब जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये है। अभी फिलहाल हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं है, मैंने तो बस आपको इंटीग्रेट करके बता दिया कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। अगर कोई इसका हल है तो अभी मेरे को हल नहीं निकालना, मेरे को क्या करना है, इस समीकरण से देखो ये y डैश प्लस साइन एक्स है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहां से y डैश का मान निकालेंगे, वो आएगा माइनस का साइन एक्स। क्या आएगा? माइनस का साइन। और इस y डैश को उठा के यहां रख देंगे। जब सत्यापित करने की बात आएगी तो ऐसा करें, यहां से y डैश उठा के यहां रख दिया तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर 0 हो गया। यानी कि LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। काम हो चला है ना? जी सर हो चला है, बिल्कुल हो चला है। जान दो सर आगे। अगला सवाल, ये इसका व्यापक हल है। कैसे करें सर? कुछ मत करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। वाई स्क्वायर पहले लिख लो, वाई स्क्वायर लिख लिया तो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब अवकलन कर दो y डैश, 2y y डैश बराबर 1 प्लस 1 को तो 0 हो गया, 2x हो गया, 2 से 2 चल गया, यानी कि y डैश का मान आ गया x बटे y। क्या आ गया? x बटे y डैश का मान आ गया x बटे y। तो मैं राइट साइड को देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, राइट हैंड साइड को देख रहा हूं। कभी ये LHS के बराबर आ गई तो मेरा काम हो जाए। x गुणे y बटा 1 प्लस एक्स। अभी आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ निकाला था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, उठा के यहां रख दो। x इंटू वाई बटे वाई स्क्वायर, ये चल बसा तो ये x बाई वाई आ, और y डैश भी x बाई वाई है। ओहो वेरी गुड, यानी कि LHS बराबर RHS बराबर x बाई वाई। काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। जान दो सर, एकदम जान दो आगे। अच्छा ये वाला सवाल यार, ये तो खैर कतई आसान सवाल है। y डैश बराबर a आ जाएगा, y डैश का मान a है, यहां से y डैश का मान y बाई एक्स आ रहा है। अब देखो, अब आप बताओ y बाई एक्स क्या है? y बाई एक्स तो a है, तो y डैश का मान a सिद्ध करना था, हो गया। कतई आसान सवाल है ना ये सब सर, बहुत ही आसान सवाल। अब ठीक है यार, अब मतलब ऐसे सवाल बहुत सारे करने का मतलब नहीं है, अपने को ये समझ में आ रहा है बस। चलो ये भी सवाल कर लेते हैं। इसमें क्या है, y बराबर एक्स साइन एक्स है। डिफरेंशिएट कर दो यार, डिफरेंशिएट कर दो। y बराबर y डैश बराबर x को ऐसे का ऐसा रखा, साइन का हो गया cos x, प्लस cos को ऐसे का ऐसा रखा, cos को मतलब साइन को ऐसे का ऐसा रखा तो ऐसा। ये y डैश आ रहा है, यहां से y डैश बड़ा गंदा सा आ रहा है यार। अब ये कहानी थोड़ा सा दूर तक जा रही है सर, बिल्कुल जा रही है। तो मैं उस y डैश को लिखता हूं, इस y डैश को y बाई एक्स लिखूंगा, x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x। x से x तो चल। अब मुझे y और x में ही ऐसा काम करना है ताकि मेरा जो आंसर है वो मैच कर जाए। अब ये मैच तो कर नहीं रहा, कराना पड़ेगा। क्या करें, y बाई एक्स है प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक काम हो सकता है, y की वैल्यू रखी जा सकती है x साइन x, तो y की वैल्यू रख देते हैं x साइन x। तो y डैश बराबर यहां पे रख देते हैं x साइन x बटा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन x का होल स्क्वायर। यार ये x से ये x चला जाएगा तो यहां साइन x बच जाएगा और यहां बच जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर।
अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। सर कैसे आ गया बेटा, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है, आपने पढ़ा है आपने, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर लिया तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस। आपको यही चीज सिद्ध करनी थी कि वाई डैश की वैल्यू ये, वाई डैश की वैल्यू ये है, तो ये सिद्ध हो गई। यही तो आ रहा है वाई डैश, अरे यही तो आ रहा है। यहां से मैंने भाई मैं लिखूंगा कि ये सिद्ध करना है, इसका मतलब 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 ये सिद्ध करना है। ऐसे ही तो लिखा जाता है परीक्षा में। ठीक है सर, ऐसे ही लिखा जाता है, जितनी दक्षिणा देंगे उतनी पूजा कर देंगे। एक और सवाल है इसी प्रकार का, y बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 है। एक तो अवकल समीकरण बना करके आ जाता है, नहीं अवकल समीकरण बना पा रहे हो तो वाई स्क्वायर कर दो, वो हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर 2y वाई डैश बराबर माइनस 2x, ये और ये कहानी खत्म। तो y वाई डैश प्लस एक्स बराबर 0, ये इसका ही हल होगा, दिख भी रहा है। आपको अगर डाउट लगे, आपको अगर सिद्ध करने को आए, मान लो 2 नंबर में आए, आप यहां से माइनस एक्स बाई वाई उठा के यहां रख, आपको दिख जाएगा 0 आएगा, इस तरफ 0 है तो उस तरफ काम हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ सर, हो गया सर, एकदम हो गया, जान दो आगे, पक्का? यस सर, बिल्कुल पक्का सर, एकदम पक्का, 16 आने सत्य। काम की बात क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, किसी दिए हुए फलन को अवकल समीकरण बनाने के लिए हम उस फलन को उत्तरोत्तर मतलब बार बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कब तक करेंगे? जितने उसमें स्वेच्छ चर, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स। अब ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का मतलब क्या? अचर तो अचर, काय का डिपेंडेंट, काय का इंडिपेंडेंट, समझाता हूं। मान लो एक समीकरण लिखा है y बराबर a इंटू ई की घात bx। कॉन्स्टेंट्स कितने हुए? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। स्वेच्छ कितने हुए? स्वेच्छ चर कितने हुए? 2 हुए सर, एक a और एक b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। इसमें बताओ y की जगह अगर मैं a1 प्लस a2 इंटू ई की घात bx लिख दो, अब बोलो 1 2 3 गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि सारी उम्र गालिब एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। a1 प्लस a2 गलत है, a1 प्लस a2 एक ही कांस्टेंट है भाई, ये एक ही कांस्टेंट है, एक ही है, तो इसका मतलब ये तो बेवकूफ बना रहा है, 2 सही उत्तर। क्या ऐसी बात है क्या सर? y बराबर a e की पावर b1x इंटू ई की घात b2x। अब बोलो, अब कितने स्वेच्छ चर होंगे? सर 2 होंगे, b1 और b2 और b3, 3 होंगे, 3। अभी भी गलत। अब कैसे? सर ये लिखा है a इंटू ई की घात b1 प्लस b2 इंटू एक्स, ये एक ही चर है, एक ये और एक ये, तो 2 आंसर सही। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? स्वेच्छ चर कैसे पहचानेंगे? जो इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है उन दोनों की, तो भैया b1 प्लस b2 को मिला करके तो 1 लिख सकते हो ना। अच्छा चलो एक और लिखते हैं, y बराबर a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब। अब इसमें कितने हुए? इसमें 2 हुए सर, ए स्क्वायर और ए क्यूब। कदा हो यार, 1 आएगा आंसर, क्योंकि केवल और केवल एक ही स्वेच्छ चर मिल रहा है ना, ए। अरे ए ही तो मिल रहा है, ए स्क्वायर और ए क्यूब तो दोनों अलग अलग बातें हो गई, बातें अलग अलग नहीं हुई, एक ही हुई बात। भाई ए स्क्वायर ए क्यूब मतलब आपको ए का मान पता है तो दोनों फिट हो जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। अब समझ में आ गया। एक सवाल दिया है, बताओ कितने स्वेच्छ चर है? पहले तो ये बताओ। स्वेच्छ चर सर हमें 2 मिलेंगे, ए और बी, यानी कि 2 मिल गए स्वेच्छ चर, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। अब इंडिपेंडेंट लिख दूं, दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मिले, दोनों को हल करना। क्या करें? इसको अवकल कितनी बार करना पड़ेगा? अवकलन सर 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा? अवकलन उत्तरोत्तर कितनी बार सर? 2 बार, एकदम 2 बार सर, जान दो आगे। 2y इंटू वाई डैश बराबर, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, पहले मैंने इसको ऐसा लिखा, वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए। मैं तरीका सिखा रहा हूं कैसे करते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2y इंटू वाई डैश बराबर माइनस ए इंटू 2x। 2 से 2 कट गया तो y वाई डैश बराबर माइनस, यहां माइनस ए इंटू ए। यहां से मुझे a का मान मिला, a का मान इसमें रखो, फिर अवकलन करो। थोड़ा सा लगता है कि सर ये थोड़ा सा अजीब तरीका है, ऐसे करने से बेटर है मैं एक और काम करूं। मैंने कहा बताओ क्या करोगे? बोले सर आप देखो बस मैं करता चला जाऊंगा। मैंने कहा बताओ भाई क्या करोगे? y इंटू वाई डैश बराबर माइनस ax लिखा, 2 बार तो अवकलन करना ही है, मजबूरी है, मेरे को a और b गायब करना है। 2 बार अवकलन करने का मतलब a और b गायब करना होता है। जब अगर यहाँ पे मेरे को गंदा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मैं इसको उठा के ऊपर रख देता और फिर डिफरेंशिएट कर देता, आ जाता। लेकिन यहाँ पे यार ये बी स्क्वायर आएगा, फिर से मुझे अवकलन करना पड़ेगा, तो मैं काय के लिए करूं? मैं एक काम करता हूं, मैंने ऐसा लिखा, माइनस ए को लिखा वाई वाई डैश बटा एक्स, ऐसा लिखा और अब अवकलन कर दिया, 0 ए गायब हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे अवकलन करोगे तो पहले ऊपर वाले का अवकलन होगा, तो ये होगा वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश गुड़े एक्स माइनस माइनस एक्स का अवकलन 1 वाई इंटू वाई डैश बराबर एक्स। ये डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्टली सीधे सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आ रहा है वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश गुड़ा एक्स माइनस का वाई वाई डैश बराबर सी। ऐसी इक्वेशन आएगी। अब ऐसी आ रही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। दूसरा रास्ता ये था कि यहां से आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश बराबर माइनस का ए आता, और ये वाला मान उठा के वापिस यहां रख, तो समीकरण आपको वही मिलेगा। माइनस ए का मान उठा के यहां रख दोगे तो जो समीकरण मिला हुआ था पहले वाला वो यही मिल जाएगा। यहां से भी वही चीज है, यहां से भी वही चीज है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके मन को भा जाए वो काम कर दो, जो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, ये सवाल देखो थोड़ा सा कष्टकारी लगता है कि इधर अब ए और बी 2 वेरिएबल है, यहां भी 2 वेरिएबल है, तो अगर 2 है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। हमने क्या किया, अगर मैं एक बार अवकलन करूं फिर दूसरी बार अवकलन करूं, एक बार अवकलन करूंगा ए का मान मिलेगा, दूसरी बार करूंगा बी का मान मिलेगा। लेकिन उससे उचित तरीका क्या होता है, e की घात 2x से गुणा कर दो। यहां पर उससे क्या हुआ, e की घात 5x हो गया और ये b हो गया। क्या बच्चा कह रहा है कि सर कैसे हो गया, दिखाओ तो सही। अरे यार गधा हो एकदम, 3x इंटू e की घात 2x, तो 3x प्लस 2x 5x माइनस 2x प्लस 2x 0, e की घात 0 1। ये तो आप कर सकते हैं ना। इस पूरे को e की घात 2x से गुणा कर दो भाई, काम हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो तो y डैश इंटू e की घात 2x प्लस 2 इंटू वाई इंटू e की घात 2x बराबर a इंटू 5 इंटू e की घात 5। क्या मिला आपको? आपको मिला y डैश प्लस 2y इंटू e की घात 2x। ये तरीका याद रखना बेटा, है ना। ये इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा तो ऐसे हल कर लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। वरना क्या है, मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर a और b की वैल्यू बार बार उठा के पुट करोगे ना तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब e की घात वाला टर्म आए तो एक बार इसको कॉमन लो, दूसरे को कॉमन लो, तीसरे को कॉमन लो और काम हो जाए। अब e की घात 5x उठा लो इधर, y डैश प्लस 2y e की घात 2x इंटू e की घात माइनस 5x बराबर 5a, e की घात माइनस 5। इसको जोड़ दिया तो ये आ गया e की घात माइनस 3x बराबर 5, और यहां पे आ गया y डैश प्लस 2। क्योंकि अवकल समीकरण 2 बार करना ही पड़ेगा, मुझे गुणा 2 बार करना ही पड़ेगा, डिफरेंशिएशन अवकलन 2 बार करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ही कॉमन, अब दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भी गायब हो जाएगा। स्वतंत्र चर समीकरण में नहीं आने चाहिए, सीधा साफ मतलब यह है कि स्वतंत्र चर समीकरण में नहीं आने चाहिए, उससे गायब हो जाने चाहिए। तो गायब कर दी, जैसे ही गायब किया बताओ, y डैश का y डबल डैश प्लस 2y डैश इंटू e की घात माइनस 3x
प्लस -3 इंटू वाई डैश प्लस 2y इंटू ई की घात -3x बराबर ई की घात -3x कॉमन लिया तो क्या मिला y डबल डैश प्लस 2y डैश -3y डैश -6y बराबर, यानी कि y डबल डैश माइनस का y डैश माइनस का 6y बराबर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाएगा तो हल यही मिलके आएगा a इंटू ई की घात 2x प्लस b इंटू ई की घात -2x। पर इस समीकरण को सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं, हम सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे सकते हैं कि लो जिसको करना है सॉल्व करो, समझ गए ना। मतलब मैं केवल डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दूंगा, ले भैया करना है कर, जा तेरी बला से, ठीक है, ऐसे करके। तो भाई ठीक है, अगर करना है तो इसको सॉल्यूशन मुझे नहीं करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सवाल है एक। अब देखना ए और बी को गायब करना है मुझे, तो गायब तो करना पड़ेगा यार, फिर से वही 2 बार अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि 2 समीकरण दिए हुए, मतलब 2 ए और बी है। स्वेच्छ चर जो है वो ए और बी 2 है। तो अब की बार आप इधर लाके भी कर सकते हो, ई की घात -x इधर लाके भी कर सकते हो, आपको जैसा उचित लगे। सर हमें लग रहा है कि हम डायरेक्टली कर ले या हम इधर ले आए तो भी चलेगा सर, तो ई की घात इधर ले आते हैं तो थोड़ा आसान होगा ना, वरना ये बार बार ये वाला जो पद है इसको डिफरेंशिएट कर थोड़ी मुश्किल होती है। करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने इसको ऐसा लिखा y इंटू ई की घात -x बराबर a cos x प्लस b sin x। इस समीकरण की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, a sin x और b cos x की। इसको जब डिफरेंशिएट दूसरी बार करोगे तो वापस यही बन जाएगा। सोचना आप, मतलब इसी टाइप का बन जाएगा बिल्कुल। ये डिफरेंशिएट करने पर बार बार इसी टाइप का बनता है। एक बार साइन होगा, एक में कॉस होगा, एक में साइन होगा, एक में कॉस होगा, एक में साइन होगा, एक में कॉस होगा। तो अगर डिफरेंशिएट करा जाए तो क्या बनेगा, यहां मैंने लिख दिया y डैश इंटू ई की घात -x माइनस y इंटू ई की घात -x बराबर -a sin x प्लस b cos x। ये आ गया 1, समीकरण नंबर 1। कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा सर? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। दोबारा करते हैं अवकलन, बिल्कुल दोबारा कर दीजिए अवकलन, दोबारा करते हैं, 2 बार करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। y डबल डैश ई की घात -x माइनस y डैश ई की घात -x माइनस y डबल डैश माइनस y डैश ई की घात -x प्लस y इंटू ई की घात बराबर 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 माइनस का a cos x प्लस का b माइनस का b sin x माइनस का b sin x। ये हो गया समीकरण नंबर 2। रास्ता तो ये था कि इन दोनों को हल किया जाए, इन दोनों को हल किया जाए और a की वैल्यू निकाली जाए, b की वैल्यू निकाली जाए और दोनों को यहां रख दिया जाए तो समीकरण आ जाए। लेकिन अनलेस एंड अनटिल मैं गधा नहीं हूं, जो कि मैं नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को, इस समीकरण को मान लो 3 मान लिया, 3 और 2 को जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं 3 और 2 को जोड़ूंगा, 3 और 2 को, सारे पाप कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ई की घात -x कॉमन लो, ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश माइनस y डैश प्लस का y बराबर 0। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, यानी कि y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस का y बराबर 0। ये समीकरण हो, ठीक है। ये 2 नंबर के सवालों में ऐसे सवाल मिल सकता है। कोई समस्या? सर कोई समस्या नहीं है, जब बुलाएंगे तब आएगी। ये बात तो अपनी हो चुकी है ना, अरे अपनी ये बात हो चुकी है ना, जब बुलाओगे तब आएगी समस्या, नहीं तो अभी नहीं आएगी। यस सर, बिल्कुल सही है। एक और सवाल है, परवलयों के कुल, कुल मतलब परिवार यार, है ना, परवलय का भी परिवार होता है बेचारा, उसका भी परिवार है, होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को, फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन करना पड़ रहा है यार। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y/x की दिशा में है। परवलय ऐसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा? ऐसा। ये परवलय है, ये y² बराबर 4ax टाइप के परवलय की बात कर रहा है, जिसका एक्सिस जो है, जिसका शीर्ष मूल और धनात्मक, जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष है, एक्सिस। ये वाली बात नहीं कर रहा, ये वाली बात।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा बात कर रहा है, ये है एक्स स्क्वायर बराबर 4by की बात कर रहा है, इस टाइप के परवलय की बात कर रहा है जिसका अक्ष धनात्मक y की दिशा में। बच्चे से बोला गया कि इसका समीकरण बनाइए, अवकल समीकरण बनाइए, बना लेते हैं भाई। कैसे बनाएंगे सर? इसको ना हम डिफरेंशिएट कर देंगे। कितनी बार डिफरेंशिएट कीजिएगा सर? इसमें ना पहले तो ये बताइए कि जो कांस्टेंट है एक ही है। स्वेच्छ चर कितने हैं? स्वेच्छ चर एक है सर, एक ही बार अवकलन कर सकते हो, आपके लिए एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। 2x बराबर 4b गुणे y डैश, तो ये और ये कट गया, यानी कि b का मान आ गया x बटे 2y डैश। ये मान उठा के यहां चिपका दिया, तो उससे क्या हुआ? उससे ना राजू जेंटलमैन बन गया 4 इंटू एक्स बाई 2y डैश इंटू वाई। कितना आ रहा है बेटा? ये और ये चल बसा, तो 2xy बाई y डैश, यानी कि y डैश इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 2xy, y डैश इंटू ऐसा करके इसको और इसको भी चल बसाओ, तो y डैश इंटू एक्स बराबर 2y। अब यदि मैं इसको हल करूंगा तो मुझे एक पैराबोला का समीकरण मिलेगा, परवलय का समीकरण मिलेगा, ठीक? कौन से टाइप का? वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4by टाइप का मिलेगा। मैं हल करके बताऊंगा आपको, फिलहाल के लिए आपको कोई लोड नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। y डैश x बाई 2y डैश, x बाई 2y डैश रख देना y की जगह, मतलब b की जगह, तो b की जगह x बाई 2y डैश रख दिया, x चल बसा, x चल बसा, तो y डैश इंटू एक्स स्क्वायर, y डैश इंटू एक्स बराबर 2 इंटू वाई आ गया। क्या कोई समस्या सर? कोई भी समस्या नहीं है, जब बुलाएंगे तब आएगी, ठीक है, देखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरणों को हल करने के तरीके। पहला मेथड होगा वेरिएबल सेपरेबल, पहला मेथड होगा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मतलब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, काम हो जाता है, खत्म। दूसरा मेथड होता है होमोजेनस। सर ये होमोजेनस क्या है? अभी पता लग जाएगा, थोड़ी देर, चंद मिनटों की बात है, ध्यान दें, बस यहां पे ध्यान दें, पता लग जाएगा। और वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनस, और आखिरी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एलडीई का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये नहीं लिखा, ठीक है? तो बताइए सर क्या होता है ये? आपने तो इतनी सारी, अब पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग, काम खत्म, समझे? एक्स वाला अलग, वाई वाला अलग, ठीक है भाई। देखो यहां पे लिखा है e की घात x प्लस e की घात माइनस x, जी सर। बाकी पूरा इंटीग्रेशन है इसमें, पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लो भाई, पूरा इंटीग्रेशन है। फिर इंटू डी वाई बराबर, मैंने ऐसे लिख दिया, e की घात x माइनस e की घात माइनस x इंटू डी एक्स। x वाले की तरफ इसको नीचे चिपका दियो, dy अलग कर दिया, इधर केवल x होना चाहिए। जी सर बिल्कुल होगा सर, आप विश्वास रखो सर, सब होगा, वेरी गुड। e की घात माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, कर दे इंटीग्रेट, कर दो सर, कर दो, एकदम कर दो। क्या होगा फिर? ये कैसे इंटीग्रेट होगा? ये इंटीग्रेट करने के लिए इसको t रख दो, e की घात x प्लस e की घात माइनस एक्स को रख दो t, तो e की घात x माइनस e की घात माइनस x dx dt आ जाएगा, ये dt हो गया, यानी कि ये 1/t इंटीग्रेशन देखा, क्या लिखा हुआ है? 1/t dt, यानी कि log t, और ये y है। मेरा आंसर आएगा y बराबर log t, t मतलब e की घात x प्लस e की घात माइनस x, ये आंसर। क्योंकि ये धनात्मक वैल्यू है इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ठीक है ना। ऐसे इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन करना है आपको, इसके बाद काम हो जाता है। अब देखो यार, ये भी एकदम बच्चों वाला सवाल है, क्यों सर? अरे यार ये एक्स स्क्वायर को, ये वाई स्क्वायर को नीचे ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया डी वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यस सर। और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे dx। ये 1 या 2 नंबर के सवाल आ सकते हैं इस टाइप के। तो ये इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका आंसर तो हमें याद है, tan इनवर्स y होता है। और इसका आंसर बोलो, इसका आंसर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का c।
ये मेरा आंसर है, खत्म हो गया। जब तक वो, ये हम व्यापक हल तब तक निकालेंगे जब तक वो हमें कोई वैल्यू नहीं बोलता। बोलता है कि 0 रखने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 आती है, या 0 रखने पर y की वैल्यू 5 आती है। जब तक वो ऐसा नहीं बोलता तब तक मैं ऐसा ही रखूंगा। ठीक है सर, रखो सर, आगे बढ़ो। y log y dx माइनस x dy, क्या करें बेटा, इसको ऐसा लिख लेते हैं, dx बराबर x dy बटा y log y, लिख दिया। इसको उधर भेजा, नीचे ले गए, अब इसको नीचे ले आए तो ये हो गया dx बाई एक्स बराबर dy बटे y log y। बोल दो बेटा, बोल दो क्या इंटीग्रेशन आएगा, बोल दो, जल्दी बोल दो। सर मैं ना इस y को t रख दूंगा, मतलब इस log y को t रख दूंगा, उससे क्या होगा 1 बाई वाई dy dt हो जाएगा, ये पूरा dt में चला जाएगा। करवाया तो है ये इंटीग्रेशन यार, मतलब फिर भी देख रहे हो ऐसे जैसे पहली बार पढ़ रहे हो। देखो इधर dy बाई वाई इंटू लॉग वाई, 1 बाई वाई dy बराबर dt, यानी कि ये इंटीग्रेशन हो गया dt बाई t और ये इंटीग्रेशन हो गया dx बाई एक्स। ऐसे इंटीग्रेशन जब आए, दोनों तरफ जब लॉग आए, तो कांस्टेंट की जगह c लेने की जगह हम लॉग ले लेते हैं। तो ये हो गया log x बराबर log t प्लस c, c की जगह मैं log c ले लूँ, क्या ले लूंगा log c। अरे यार कांस्टेंट को चाहे 1 लिखो चाहे 2 लिखो चाहे log में लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है ना यार। मतलब अगर मान लो यहाँ पर वैल्यू 2 आती तो मैं इसको log e स्क्वायर लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है यार, यही तो कर रहा हूं मैं, यही तो कर रहा हूं यार, एकदम गधा हो क्या, नहीं सर एकदम नहीं है, तो log c लिख दिया। अब यहां से आया x बराबर t इंटू सी, आप ऐसा देखो log y log x बराबर log t इंटू सी, यानी कि x बराबर t इंटू सी। t का मान क्या था, t का मान था log y, तो x बराबर log y इंटू सी। कभी कभी आंसर में वो आपको ऐसा भी दे सकता है x बटे सी बराबर log y, या कोई कांस्टेंट k ले लिया kx बराबर log y, ये e है तो y बराबर e की घात k, ऐसा भी दे सकता है। अब ऐसा देने का मतलब हुआ कि एक कांस्टेंट आपका आ रहा है यहाँ पर, k आ रहा है यहाँ पर, तो कोई कांस्टेंट आ रहा है, c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है, तो e की घात kx y का मान y बराबर e की घात kx, ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है। आप पता लगे यहां तक पहुंचे, उसके बाद आपको हवा ही नहीं लग रही कि आप क्या करें, तो ऐसा सॉल्यूशन कभी आएगा। हमने क्या क्या किया, देखो log c लिखने का कारण क्या है कि log वाली चीज चली जाए, log वाली चीज जिंदा ही ना बचे, नहीं बची तो यहां पे x और यहां पर tc log m प्लस log n लगा दी। अच्छा किसी को ये तो शंका नहीं हो रही कि log a बेस a कितना होता है सर, बेटा ये 1 ही होगा, जो भी नंबर यहां लिखा है और यहां लिखा है तो वैल्यू 1 आएगी। तो log tc log x बराबर tc, t का मान log y डाला, ये c आ गया, उधर गया 1 बाई c को कोई कांस्टेंट k समझ लिया, तो यहां पर e की घात kx या e की घात cx भी लिखा हो ना तो कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। मतलब ये मत रोने लग जाना कि नहीं सर यहाँ पे k ही लिखा होना आना चाहिए, वो तो वेरिएबल है, मतलब k एक कांस्टेंट है। अब वो अगर 2 है 5 है कुछ भी है, लिखा है क्या फर्क पड़ रहा है, k लिखो c लिखो 5 कुछ भी लिख दो, अल्फा लिख दो, ये e की घात kx है ना, ये कोई कांस्टेंट, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। वहां पे c लिखा हुआ है तो भी चले जाएगा। सर वो c और वो c अलग है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। यस सर, आगे बढ़े प्लीज सर, आगे बढ़िए यार। ये इंटीग्रेशन भी काफी आसान है, dy बाई वाई की घात 5 बराबर माइनस का dx बटा x की घात 5। इंटीग्रेट कर देते, कर दीजिए सर। ये इंटीग्रेट करेंगे तो y की घात -5 प्लस 1 बटा -5 प्लस 1 बराबर x की घात -5 प्लस 1 बटा -5 प्लस 1 प्लस का कोई कांस्टेंट c, यानी कि -1/4 इंटू 1 बाई वाई की घात 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू 1 बाई एक्स की घात 4 प्लस, इसका मतलब 4 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 बाई वाई की घात 4 माइनस 1 बाई वाई की घात 4 बराबर 1 बाई एक्स की घात 4 प्लस 4c को c लिख दोगे तो भी चलेगा यार। मतलब ये मत कहना कि मतलब सर ठीक है
अरे अगर 4c को c लिख दोगे तो भी चलेगा, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं 1/y की घात 4 बराबर -1/x की घात 4 प्लस के। अरे माइनस का गुणा किया और इस 4c को -4c को k लिख दिया, क्या दिक्कत है? कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली चीजें तो ज्यादा लोड लेनी ही नहीं है, आप परेशान मत हुआ करो। ठीक है सर, नहीं होंगे सर, अब नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए, पक्की बात है ना? यस सर, एकदम पक्की बात है। अब देखो यहां पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल, बोल रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 है तो y बराबर 0 यदि x बराबर 2 है, इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। बोले बताओ, कैसे बताएं सर? प्लीज बता दीजिए ना सर, नहीं आ रहा ये यार, ये सवाल तो आना चाहिए यार, पुटुर पुटुर वाला है। अगर याद हो तो, याद तो है सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है, बाकी बिसर गया, कोई बात नहीं यार, याद दिला देंगे अभी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, या तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है तो पुटुर पुटुर लगा लो। सर कैसे लगाएंगे? एक्स स्क्वायर बाहर खींचो, ये dy है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो ये आ गया dx बटा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस 1/x। अब 1/x² को t रख दो, 1 माइनस 1/x² को 1 माइनस 1/x² को रख दो t, तो यह आ जाएगा 2/x³ इंटू dx बराबर dt, यानी कि dx/x³ बराबर dt/2 आ जाएगा। ठीक है ना? अरे डिफरेंशिएट कैसे किया सर आपने? अरे -2 था, x की घात -2 था, -2 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? x की घात -2 -1, x की घात -2 -1 बटा माइनस इंटू -2 यहां चला जाएगा, x की घात -2 अवकलन ऐसे करें, कर लिया अवकलन। अवकलन करने के बाद तो इसकी कहानी समाप्त हो गई, ये कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है सर, नहीं बचेगा, हम समझ रहे हैं। dy हम बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाओगे यार, यदि तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, समझे? समझ गए सर? dx बटा एक्स क्यूब माइनस 1/x², यानी कि dx बटा ये एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस x² है ना, तो dx बटा यहां पर क्या लिखा था dt बटा 2 है, ये dt बटा 2 आ जाए, 2 इंटू टी, ये आ जाए। मेरा इंटीग्रेशन आ जाएगा y बराबर 1/2 log mod t प्लस c। मॉड लिखना है, लिख सकते सर, कहीं मॉड लगा रहे हो कहीं नहीं लगा रहे हो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल अपने को लोड नहीं। मॉड इसलिए लगा दिया कि ये 0 और 1 के बारे में बात की है, इसने पूछा है, अब अगर हो सकता है नेगेटिव आ जाए तो भाई मुझे उसका निकालना पड़ेगा ना वैल्यू, ठीक, तो मैंने ऐसे लगा दिया। अब t की जगह क्या रख दिया? ये रख दिया, तो y बराबर 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये कितना है भाई 1 माइनस 1/x प्लस, या अब वो बोल रहा है जब x 2 है तो y की वैल्यू 0 है, x जब 2 है तो y की वैल्यू 0 है। अब ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है आंसर, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, y इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं यार, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। dx x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, इंटीग्रेट कर दिया, एक्स क्यूब बाहर आ गया तो माइनस का 2 मतलब 1 माइनस 1/x² का डेरिवेटिव लिया तो dx/x³ आ गया, बाहर निकाल दिया जी सर, तो y बराबर 0 है, 0 बराबर 1/2 log मॉड 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 log 3/4 प्लस बराबर 0, यानी कि c का मान 1/2 log 3/4 क्या आ रहा है? 1/2 log 3। समीकरण क्या हो जाएगा? y बराबर 1/2 log मॉड 1 माइनस 1/x² और माइनस का 1/2, c की वैल्यू -1/2 तो log 3/4। अब आप चाहो तो log हटाना चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, log m इंटू n, तो 3/4 इंटू 1 माइनस 1/x, यहाँ पे मॉड लगे रहने बराबर वैल्यू
ऐसे करके हल आ जाएगा। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा हल आ जाएगा ना, आएगा सर, एकदम आएगा, जान दो, आगे जान दो, ठीक है। यस सर, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है सर, एकदम पक्की बात है, 16 आने सत्य बात है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल करें, प्लीज करिए। एक सवाल दिया हुआ है कि एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता के 2 गुनी। किसी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता x, y पर इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाली रेखा के, इससे कोई पॉइंट मिलाया जा रहा है। मान लो इस लाइन का ये मिला है -4, और ये x, y, तो मान लेते हैं ये AB पॉइंट का स्लोप लिख लेते हैं, m ऑफ AB लिख लेते हैं। वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है y+3/x+4। आपको पता है ना कि दो बिंदुओं से प्रवणता कैसे लिखी जाती है, x1, y1 और ये x2, y2 है। प्रवणता लिखते हैं x2, y2 है, तो प्रवणता लिखी जाती है, m ऑफ AB लिखा जाता है y2 - y1 बटा x2 - x1, y2 - y1 बटा x2 - x1, ऐसे प्रवणता लिखी जाती है। यही किया, y -3 बटा x -4, x2 - x1, y -3 बटा बराबर x -4, ये आ गया। तो स्लोप ऑफ AB मिल गया। ये स्लोप टेंजेंट के स्लोप का प्रवणता से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के 2 गुनी। आपको कहानी ये दी हुई कि dy/dx जो है वो 2 टाइम्स है y+3 बटा x+4, मतलब 2 टाइम्स MAB है। 2 टाइम्स MAB हो गया, तो ये हो गया। अब तो क्या है, अब कुछ नहीं है, अब अलग अलग कर दो। dy/y+3 बराबर 2 × dx/x+, क्या आप इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे? वक्र इससे गिवन है, ये भी कर लेते हैं। इंटीग्रेट किया तो यहां पे आ गया log y+3 बराबर 2 log x+, देख लेंगे मॉड की जब जरूरत होगी तो रख देंगे, बराबर प्लस का log c ले लेते हैं, log c। ये 2 ऊपर चिपका दो तो ये हो जाएगा log ऑफ x+4 का वर्ग प्लस का log c, यानी कि ये हो गया log ऑफ y+3। इसका मतलब हो गया log y+3 बराबर log c × x+4 का होल स्क्वायर, यानी कि y+3 का जो मान आया वो आया c × x+4 का। ये मेरा आंसर, ये क्या है, ये मेरा आंसर। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, रुक जाओ। सर कैसे रुक जाएं? क्योंकि पूरा नहीं हुआ है भाई, इसलिए रुकना पड़ेगा। अब वो आपसे बोल रहा है कि जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 1 है, ये वक्र इससे गुजरता है। ये वक्र किससे गुजरता है? इससे गुजरता है, इससे गुजरता है, -2, 1 से गुजरता है। तो जब x की वैल्यू -2, 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1+3 बराबर c × मतलब यहाँ पे मॉड लगा लेंगे आप तो 2 वक्र मिल जाएंगे। ऐसा कर लेना, यहाँ मॉड लगा लेना, यहाँ पे मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं थी। y+3 का मॉड था, तो 1+3 का मॉड बराबर c की वैल्यू कितनी है भाई? -2, 1, यानी कि -2 + 4 का होल स्क्वायर। तो 2 × 4 और 4 कट गया, ये पूरी चीज इस पूरी चीज से कट जाएगी, यानी कि c की वैल्यू +-1 c की वैल्यू 1 बचेगी, प्लस की जरूरत ही नहीं, केवल 1 आएगा। अब देख लो ना यार, यहां पर मॉड लगाया, 3 + 1 4 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो मॉड ऑफ y+3 बराबर x+4 का होल स्क्वायर। वक्र क्या आ रहा है? मॉड ऑफ y+3 बराबर x+4 का, यानी कि y+3 बराबर x+4 का होल स्क्वायर, या फिर y+3 बराबर माइनस ऑफ x+4 का। ये मेरा आंसर आ रहा है, ये मेरा आंसर। क्या किसी को कोई समस्या? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं, पक्का? यस।
चलिए बेटा फिर बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। सवाल बोल रहा है कि एक गुब्बारे, गोलाकार गुब्बारे, मतलब स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून है ना, गोलाकार है, गोला है, जिसे हवा भरकर फुलाया जाता है। फुला दो भैया, क्या दिक्कत है? सर ठीक है फुला देंगे। आगे बोल रहा है स्थिर गति से बदल रहा है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या जो है आरंभ में कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और 3 सेकंड बाद 6 इकाई। मतलब मान लेते हैं जब t बराबर 0 है तो त्रिज्या जो है वो 3 है, और 3 सेकंड बाद मतलब t बराबर 3 पर इसकी त्रिज्या 6 है। अभी फिलहाल हम ऐसे समझ ले, ये दो बातें बताई हुई है, तो t बराबर t पर इसकी त्रिज्या कितनी होगी ये पूछा है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या किया जाए? सर एक काम करते हैं, इसका जो वॉल्यूम का dv/dt है वो कोई कांस्टेंट है के, ये बोल रहा है सवाल, ऐसा बोल रहा है dv/dt, यानी कि इसका रेडियस r ले लिया, तो d/4/3 पाई r क्यूब बटा dt, ये कोई कांस्टेंट है k है, यानी कि 4 × 3 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt, और इसके नीचे 3 चिपका दिया तो 3 से 3 खत्म हो गया, यहां पर आया के, ये मुझे मिल रहा है। चलो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यहां से मुझे मिल रहा है 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बराबर k इंटू dt, ऐसा कुछ। के कांस्टेंट है जी सर, बिल्कुल कांस्टेंट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर, जैसे ही इंटीग्रेट किया ये वापस आ गया 4/3 पाई r क्यूब बराबर kt प्लस सी। यहां पर k और c दो वेरिएबल हैं, दोनों का मान निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। t की जगह 0 रखो, c का वैल्यू आ जाएगा। t की जगह 0 रखा, c का मान कितना आया, r की जगह 3 है तो 4/3 इंटू पाई इंटू 3 की घात 3, तो देखो ये कट गया, ये 2 हो गया, यानी कि 9 4 जा 36 पाई, 36 पाई आ गया c का आंसर। c कितना है 36 पाई। अब हमें k निकालना है, c तो आ गया 36 पाई, भाई 9 चौक 36, 36 पाई, c आ गया। t निकालना है, बस काम हो जाएगा। कोशिश करते हैं t निकालने के लिए। दूसरा इंफॉर्मेशन, जब t बराबर 3 है तो r बराबर 6, t बराबर 3 है तो r बराबर 6, तो यानी कि 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब बराबर t बराबर 3 k इंटू 3 प्लस 36 पाई। इस बार c का मान रख दीजिए, कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है 4 पाई 4 पाई, और ये 6 6 216 आ रहा है, तो कर लेते हैं 6 इंटू 36/2, 3 से ये कट गया तो ये हो गया 2, ये बराबर हो गया k इंटू 3 बराबर 36 पाई। ठीक है, तो अब आप यहां आएंगे तो ये आएगा 8 पाई 36 गुणे 8 पाई बराबर 3k प्लस 36 पाई। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 36 गुणे 7 पाई बराबर 3k, ये काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 सत्ते 84 पाई आ रहा है। k का वैल्यू कितना आ रहा है 84 पाई। यहां रख दीजिए, तो 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब बराबर 84 पाई इंटू t प्लस 36 पाई। अब पाई 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 उड़ा दो तो ये समीकरण कुछ अच्छा हो जाता है, 4 से काट दो, 4 9 जा, और 4 हो गया 12, यानी कि 3 7 21 21, तो r क्यूब का मान आ गया 21 इंटू 3t प्लस 9 इंटू 3, यानी कि 63t प्लस 27 r क्यूब। तो t बराबर t सेकेंड पर r क्यूब के पद में मुझे आंसर मिल पाएगा, r नहीं मिल पाएगा। वैसे तो r मिल रहा है लेकिन r क्यूब मिल पाएगा। कैसे मिल पाएगा? जब आप उसका वैल्यू निकालोगे। ठीक है, r क्यूब मुझे मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, r क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। अब थोड़ा सा गंदा सा वैल्यू आ रहा है, मतलब ठीक है यार आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो r क्यूब का वैल्यू आ रहा है, काट पीट के रखेंगे तो अपने को मिल रहा है r क्यूब बराबर 21 इंटू 9 63t प्लस 9 3 जा 27। अब अगर r निकालना है तो आप ये ऐसा लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। r निकालना है तो इसको ऐसा लिख लो 63t प्लस 27 की घात 1/3। अब किसी भी समय t पे r निकाला जा सकता है। तो ऐसे सवाल यूज किए जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जब कुछ पता करना होता है तब।
ठीक जी सर, बिल्कुल सही है। जान दो सर, एकदम जान दो। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है? ये कुछ इस प्रकार की होगी। देखना, होमोजेनस फंक्शन का मतलब होता है जैसे एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई लिखा है, ये कुछ भी लिखा है, इस फंक्शन में मैंने यदि एफ एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखा और वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, वाई की जगह लैम्डा वाई रखा, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स गुणे लैम्डा वाई जो आना चाहिए वो आना चाहिए लैम्डा की घात एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बच्चा सोच रहा है सर ये तो मैं ना मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, अब ये क्या है सर, क्या है, क्या है ये? रुक जाओ यार, आग जलाता है, पानी बुझाता है, झा समझाता है। इधर देखो, अब अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स भी है और वाई भी। अब जरा इसमें x की जगह लैम्डा एक्स डालना और y की जगह लैम्डा वाई डालना, लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स गुणे लैम्डा वाई। क्या लैम्डा की घात 2 बाहर निकल के यही फलन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे ही आ गया वैसे ही मैं बोल दूंगा ये होमोजेनस है। क्या है ये? होमोजेनस। कैसा है ये? होमोजेनस, समघातीय है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हैं कि सारे टर्म की इंडिविजुअल डिग्री ऐड करने पर, सारे टर्म की पदों की इंडिविजुअल डिग्री ऐड करने पर सेम आनी चाहिए। जैसे यहां पर डिग्री देखी तो इसकी डिग्री 2 है, यहां पे 1 और 1 ऐड करोगे 2 आए, इसका मतलब ये अभी भी होमोजेनस। अब जैसे मैं आपको एक सवाल दूं पता करने के लिए, बताओ ये होगा क्या होमोजेनस? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई क्यूब, क्या ये होमोजेनस है? जी सर। यहां 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, ये है। अच्छा, अगर एक और सवाल दूं एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा क्या? नहीं सर। यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, ये नहीं होगा, ये होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास सस्ता तरीका, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? y को vx रख देंगे या x को vy रख देंगे या x को vy रख देंगे, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो काम करो। मुझे y को vx रखना अच्छा लगता है तो मैं y को vx रख दूं। अब मैं ये सवाल यहां हल करके बताता हूं तो आपको मजा आएगा। देखने में तो नहीं लग रहा सर यहाँ पर होमोजेनस कैसे हो गया सर, आप कैसे कह रहे हो? रुको तो सही, सब्र करो यार, रुको। ठीक है सर, बताइए, सब्र करते हैं। dx बाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स गुणे वाई बटा एक्स स्क्वायर। बताओ ये होमोजेनस है? बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। सर है सर, है। कैसे है? अरे यार एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई है ना, काम हो जाएगा ना यार, कैसी बात कर रहे हो? 2 2 2 और ये भी है, ये भी तो होमोजेनस है उतनी ही डिग्री का। यस, इसका मतलब होमोजेनस है, समघातीय है। तो मैं x को या y को vx रख सकता हूं। y को क्या रखूंगा? vx। जैसे ही y को vx रखूंगा, v भी एक वेरिएबल है, तो dy बाई dx निकालूंगा, ज्ञात करूंगा, वो मिलेगा v प्लस x dv बाई dx। क्यों बेटा? क्योंकि ये वाले फर्स्ट और सेकंड, पहले वाले को ऐसा का ऐसा दूसरे का अवकलन, दूसरे वाले को ऐसा का ऐसा पहले का अवकलन। काम हो चला है सर, हो चला है, एकदम हो चला है सर, जाने दो, रख दो इधर। इधर रखने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा dx बाई dy नहीं, dy बाई dx। ओह, गलती से मिस्टेक हो गया यार। ठीक है, dy बाई dx रख दिया। अब क्या करें? अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, अब बस आप v प्लस एक्स dv बाई dx लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं x को vy, x y को vx रखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2vx का होल स्क्वायर, 2 इंटू vx का होल स्क्वायर प्लस का x इंटू vx बटा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस v माइनस 2v स्क्वायर। ये देख रहे हो, ये वाला एक्स स्क्वायर यहां पर है और नीचे एक्स स्क्वायर है, दोनों चल बसे। ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। बच्चा बोलता है तो सर अब क्या करें? यार सब्र नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे पास? है सर, बिल्कुल है। आप तो जान दो ये और ये हिस्सा कैंसिल हो गया, ये और ये हिस्सा कैंसिल हो गया। अब थोड़ी तो तकलीफ होने वाली है सर यहां पर। अब अपने को, अब मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो देखो क्या मिलेगी। वो मिलेगी एक्स dv बाई dx, एक्स dv बाई dx बराबर 1 माइनस v स्क्वायर, यानी कि dv बटा
1 माइनस 2v² 1 माइनस 2v² बराबर dx बटा x। या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इसको 1/2 कॉमन ले लिया, माइनस 1/2 कॉमन, ये हो गया dv बाई v² माइनस 1/2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, जान दो सर, एकदम जान दो। ये हो गया dx बाई x, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेट किया बताओ क्या हो, ये हुआ माइनस 1/2 x² माइनस a²। याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है यार, ये वाला इंटीग्रेशन पढ़े थे यार, 1/x² माइनस a² dx 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a बटा x प्लस a, पढ़े थे ना? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे यार? पढ़े थे सर। तो बस ये लगा दीजिए, काम हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 1/2 लिखा है इंटू माइनस 1/2 पहले लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है 1/2a, 2 इंटू रूट ओवर 1/√2। क्यों 1/√2 बेटा? क्योंकि ये 1/√2 का वर्ग है, v² माइनस 1/√2 का 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1/√2 बटे v प्लस 1/√2 बराबर log x प्लस log c। यहां भी मॉड लगा log x प्लस log c। ठीक, अब इसको थोड़ा हल वल करते हैं। ये कितना हो गया यार? ये √2 हो गया, ये माइनस 1/2√2 हो गया इंटू लॉग, एलसीएम लेंगे तो √2v माइनस 1 बटा √2v प्लस 1 बराबर log c इंटू मॉड x। ये पावर चाहो तो ऊपर ले जाओ और लिख दो, आपकी मर्जी है। अब ये आंसर आ चुका है, ये बड़ा ही वाहियात सा आंसर आ रहा है, मुझे भी पता है। देखो मुझे खुद को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें यार, इम्तिहान में पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा। बस अब इसके बाद v की जगह आपने जो रखा था ना वैल्यू, वो रख दो, आंसर आ जाए। v की जगह क्या रखा था आपने? सर हमने v की जगह रखा था माइनस 1/2√2 इंटू लॉग मॉड √2 इंटू v की y इज इक्वल टू vx था, यानी कि v की जगह y बाई एक्स रख देंगे, y बाई एक्स रख दीजिए, y बाई एक्स रख दीजिए। ठीक, रख दिया y बाई एक्स, तो क्या हुआ? y बाई एक्स माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस का 1 बराबर log c इंटू मॉड। यहां से हल किया तो आंसर आ रहा है, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। अब ये यार ये दिख जाएगा माइनस 1/2√2 इंटू लॉग ऑफ √2y माइनस x बटा √2y प्लस का x, ठीक है, बराबर log c इंटू मॉड x। अब ये गंदा सा वाहियात सा आंसर आ रहा है। देखो यार मुझे भी पता है, तुमको भी पता है कि आंसर ऐसा आ रहा है, लेकिन दोनों को पता होने के बावजूद भी हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों मजबूर हैं हम इतने? क्या करें यार, तुम भी मजबूर, मैं भी मजबूर, ना तुम्हारा कसूर ना मेरा कसूर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया? लॉग निकाला, बस इंटीग्रेट कर दिया और कुछ नहीं किया। ये पता करना जरूरी है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप की। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, देखो y बाई एक्स लिखा है, ये भी होमोजेनस है क्योंकि इसकी डिग्री, देखो f ऑफ y बाई एक्स के प्रकार का आ जाए तब भी होमोजेनस होता है, तब भी क्या होता है? होमोजेनस। तो मैंने दोनों टाइप के सवाल ले लिए, ऐसा आएगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा आएगा तो ऐसा। इसमें भी y को vx रख के काम चल जाता। तो dy बाई dx क्या आता है बेटा? dy बाई dx आता है v प्लस एक्स dv बाई dx। ये चीज यहां चिपका दीजिए, ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई dx, और y बाई एक्स की वैल्यू v हो गई प्लस कोसेक v हो गया। ये इंटीग्रेशन सस्ता हो गया, अरे बहुत आसान हो गया यार। तो x dv बाई dx वेरिएबल सेपरेबल में चला जाता है, माइनस कोसेक v, यानी कि मैं इसको ले जाऊं तो dv बाई कोसेक v माइनस का बराबर dx बाई x। ये इंटीग्रेट कोसेक v को लिखा साइन v
माइनस का डीवी साइन वी डीवी, माइनस का साइन वी डीवी इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यानी कि कॉस v प्लस सी, केवल कॉस v। ये आंसर हो। v की जगह y बाई एक्स रख दो तो आंसर आ जाएगा कॉस ऑफ y बाई एक्स बराबर लॉग मॉड x प्लस। अब चाहो तो दोबारा अवकलन करके यही चीज बना सकते, ठीक है सर, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैंने क्या क्या किया, कोसेक वी करके कर दिया, यहां पर इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। कोई किसी को समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, यहां तक सारी बात समझ में आ रही है पक्का। अब देखो जो क्वेश्चन आपको इम्तिहान में मिलेगा वो मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहां से मिलेगा सर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके ऊपर रुक करते हैं, चलते चले सर, चलते हैं। एक बार इस सवाल को वापस नजरें मार लो। इस सवाल पे होमोजेनस था, y बाई एक्स रख दिया, y बाई एक्स रखने के बाद कोसेक y बाई एक्स मतलब कोसेक v आ गया, उधर गया इधर नीचे आया कोसेक v, कोसेक v को साइन v लिख दिया। देखो साइन v लिख दिया तो साइन v dv से काम आसान हो गया, आसान हो गया ना, साइन का इंटीग्रेशन इजी हो गया, ये इंटीग्रेशन इजी हो गया। ऐसे सस्ते सवाल आएंगे तो आराम से हल हो जाएंगे, ठीक है। जाने दे, जाने दो सर, एकदम जाने दो, आगे जाने दो, ठीक है भाई जाने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सेक्शन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसे? इस टाइप की। बस आपको ये कहानी जो लिखी है ना, इस कहानी में इतना सार है इस कहानी का कि इस प्रकार की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है जहां p और q जो होते हैं वो x के फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? x के, ठीक। dy बाई dx बराबर प्लस पी वाई और बराबर q। जो ऊपर होता है ना वो हिस्सा यहां दिखता है और जो नीचे होता है उसके फंक्शन यहां होते हैं। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी। नीचे वाले के फंक्शन यहां होते हैं, ऊपर वाले का ऐसा होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? देखो, इसको हल करने के लिए एक चीज कहलाती है IF। IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो नाम है वो ये है, ठीक। क्या नाम है? अवकल गुणांक। क्या कहते हैं इसको? अवकल गुणांक नहीं, इस प्रकार है ये IF जो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक, अवकल नहीं, इंटीग्रल है तो समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ये होता है e की घात इंटीग्रेशन p dx। यहां पे मॉड वॉड मत लगाना, कभी 1/x आ जाए मान लो तो मॉड लगाना, तो मत लगाना मॉड, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे जो भी आएगा उत्तर, ठीक है, लिख देंगे। एक प्रॉपर्टी लॉग की यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जिसका इस्तेमाल यहां हो सकता है। जैसे मान लो कभी a की घात लॉग, यहां पर बेस में b है, यहाँ पे c, तो ये संख्या नीचे जा सकती है और ये संख्या ऊपर आ सकती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c log a बेस। तो कभी मान लो ऐसा आता है e की घात log x, ऐसा कुछ आता है, तो e जब ऊपर जाता है ये नीचे आता है, तो ये आ जाता है log e होता है 1, यानी कि इसका आंसर x लिखा। तो कभी ऐसा कुछ बने तो हम आगे से इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये बेस में ऊपर नीचे हो सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो IF बोले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोले तो ऐसा निकालने के बाद आंसर जो आता है, जो हल करते हैं वो ऐसे होता है, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद इंटीग्रेशन q, जो साइड में q लिखा था ना उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा कर दीजिए और काम हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लीजिए। ये मेरा आंसर। अब ये कहानी तभी समझ में आएगी जब थोड़े बहुत सवाल करेंगे, तो सवालों की तरफ रुख कर लेते हैं सीधा, पक्का ना? अरे कोई शक, कोई संशय है? सर संशय है ही नहीं, समझे? संशय नहीं है ना? नहीं सर संशय नहीं है ना, समस्या है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब समस्या का नाम आता है, रेखा आता है, तो बिंदु आता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी विद्या पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई करो, मेहनत करनी चाहिए, और तो कोई दूसरा कार्य ही जीवन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, x dy बाई dx प्लस 2y। तो dy बाई dx जो है, dy बाई dx प्लस
2 इंटू वाई बाई एक्स बराबर, यार एग्जाम देखो, इम्तिहान बिल्कुल नजदीक है, एकदम सर पे है, सर पे समझते हो, एकदम ऊपर है, इसलिए पढ़ाई जो है वो बहुत बहुत आवश्यक है इस समय, अत्यंत आवश्यक। उससे ज्यादा जरूरी आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पढ़े, x log x लिख दिया। अब क्या करें सर, मेरे को ना ये फंक्शन कुछ ऐसा नजर आ रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स गुड़े y बराबर x log x, ये मुझे दिख रहा है p और ये मुझे दिख रहा है q। वेरी गुड, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE बोले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अतः लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा एग्जाम में लिख देंगे। 8 नंबर का सवाल अगर आएगा तो आ जाएगा, यहां से आना होगा तो, वैसे अगर आएगा तो 8 नंबर का ही आएगा, तो ऐसा लिख देंगे। लिख दिया, अच्छा, लिखने के बाद, और चांसेस इसी के हैं आने के, इसी वाली चीज, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो अतः लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो IF क्या होता है, IF होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की घात इंटीग्रल p dx, यानी कि e की घात इंटीग्रल 1 बाई एक्स dx, यानी कि e की घात log x dx। आपको पता है, आप वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर देना और लिख देना साइड में कॉपी में लिख देना। क्या लिखोगे, ये आएगा x केवल और केवल x log e 1 होता है, यानी कि ये आ गया x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब आपको बताया था सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो जल्दी से, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगले पेज पे करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, चेक कर लेते हैं भाई सब कुछ सही है। अच्छा, यहाँ पे 2 बाई एक्स है, 2 बाई एक्स है, तो मैंने शायद 2 बाई एक्स नहीं लिखा, छूट गया लगता है 2 बाई एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर है, 2 यहां रखा है, 2 बाई एक्स, तो 2 log x आएगा, 2 log x आएगा तो 2 यहां रहने दो, e को ऊपर भेज दो, x को नीचे ले, तो x स्क्वायर हो गया जी सर। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या लिखा है, log x log x, यानी कि यहां पर है x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर dx, y इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिखा x क्यूब इंटू लॉग एक्स। बताओ किसकी मदद ली जाए, बोलो बोलो जल्दी बोलो, किसकी मदद ली जाए इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सर पता है आपको, नहीं भाई नहीं पता, बताओ सर। एक काम करो, इसको बाई पार्ट्स कर दो, x की घात 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की घात 4/4 इंटू 1 बाई एक्स। ये कहानी खत्म हो गई, ये सवाल आ गया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद बेटा, इसके बाद तो बस x की घात 3 को इंटीग्रेट करना है, तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x की घात 4 इंटू लॉग एक्स बटा 4 माइनस x की घात 4/4 चौक 16 प्लस, ये आंसर हो जाए। अब x से भाग दे देना यार, ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें तो मास्टर की जरूरत नहीं है। अरे x से डिवाइड कर लोगे ना, कर लेंगे सर, कर लेंगे, एकदम कर लेंगे, जान दो आगे जान दो एकदम, ठीक है भाई। अगला dy बाई डी एक्स बरा प्लस 2xy इंटू डी एक्स बराबर कॉट x dx। फिर से देखते हैं, dy प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स है ना, इंटू वाई, इधर पे dx से भागते और इधर पे लिख दिया cot x। यहां पे dx का है, यहां भी dx है, dx से भाग दोगे तो इसके साथ dx जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, cot x बटा 1 प्लस एक्स, cot ऑफ x बटा 1 प्लस, मैंने पूरे समीकरण को 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे dx से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सर एकदम सहमत हैं आप, तो जाने दो, ठीक है भाई, सहमत हो ना, अच्छी बात। ये इंटीग्रेटिंग, ये p हो गया, ये q हो गया। बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल दो, फटाफट बोल दो जल्दी से। e की घात इंटीग्रेशन 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख दूं, ये t तो ये dt
और अब किस्सा खत्म। अब किस्सा खत्म, किसी का किसी से झगड़ा नहीं है। ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू नीचे, ये वाली वैल्यू ऊपर। आई एफ की वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो गई? 1 प्लस एक्स। बताओ फटाफट सॉल्यूशन बताओ, जल्दी बताओ, बोल दो सर। y इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन कॉट ऑफ x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है बेटा q इंटू आई एफ। यही होता है बेटा q इंटू आई एफ। बिल्कुल सही है सर, यही होगा। ये दोनों चल बसे। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप बखूबी जानते हैं। अरे जानते हैं ना? यस सर, लॉग मॉड साइन एक्स। बहुत बढ़िया यार, एकदम बहुत अच्छी बात है। गजब का सवाल था, हो गया, खत्म हो गया। जाओ, आई बात समझ में? सर बिल्कुल आई, सर बिल्कुल आई, एकदम आई सर। जान दो आगे, ठीक है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? पक्का? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये बात समझ में आ गई ना? सारी चीजें, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है किस किस तरीके से मैं इसको हल कर रहा हूं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को फील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? फील करना पड़ेगा। ये एक और सवाल है, इसको फील करना पड़ेगा। अब इस सवाल में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचोगे। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होगा तो होमोजेनस के बारे में सोचेंगे, नहीं होगा तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में दिख जाती है कई बार। यहां पे जैसे अब ये बना के दिया, अब यार ये मुझे ना लग नहीं रहा, मुश्किल लग रहा है। dy बाई डी एक्स लिख तो दूंगा, चलो लिख देते हैं। dy बाई डी एक्स लिखते हैं, उसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और ये बेचारा तनहा रह जाएगा। कोई बात नहीं यार, तनहा ही है सफर। ये ऐसा हो गया। अब आप चाह करके भी ना होमोजेनस बना पा रहे हो, ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना पा रहे हो, ना वेरिएबल सेपरेबल कर पा रहे हो। बड़ी दिक्कत, बड़ी दुविधा है। क्या किया जाए ऐसी दुविधा के क्षण में, ऐसी चीज में क्या किया जाए? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? अगर मैं ऐसे ना लिख के y इंटू डी एक्स बाई डी वाई लिखूं, और इसको ऐसा लिखूं x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और अच्छे से यदि मैं बोलूं dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 0। y से भाग दिया, y से भाग दिया, बटा y कर दिया, y से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अब तो आपको चमक रहा होगा, सारी चीजें आ रही होंगी। सर अब मेरे दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात आ रही, मतलब अब यदि मैं ऐसा लिखता हूं dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स बराबर y, ये लिखा, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इस बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पलट चुकी। कैसी पलटी है? जो नीचे लिखा है क्या उसका फलन ये है, क्या उसका फलन ये है सर? है। जो ऊपर लिखा है क्या वो यहां लिखा है साइड में? बिल्कुल लिखा हुआ है सर। काम हो जाएगा, एकदम काम हो जाएगा सर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आएगा? e की घात इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की घात log y, यानी कि y। तो आंसर आएगा x। पिछली बार y ले रहे थे, इस बार x लेंगे। x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y गुड़े y dy, dy लेंगे बेटा, x नहीं। तो y स्क्वायर मतलब y की घात 3 बटा 3 प्लस c x इंटू वाई। ये इस समीकरण का हल होगा। आई बात समझ में मेरे भाई? ये लिखा है y, समझ में आया? सर आ रहा है सर, एकदम आ रहा है सर। जान दें आगे? जान दो सर, एकदम जान दो। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कैसे हमने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अगले सवाल पे चलेंगे फिर। अगला सवाल बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात करना है यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांक अक्षों के योग के बराबर है। अच्छा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए सर, एकदम बता दीजिए। वो कह रहा है, क्या कह रहा है सर? वो कह रहा है कि x, y है,
इनके योग के बराबर प्रवणता है dy बाई dx। इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दोनों के योग के बराबर है। ये तो सर होमोजेनस हो गया, होमोजेनस हो गया, सही है, वैसे भी कर सकते हो y को vx रख करके। पर यार हम एक काम करते ना, हम लीनियर तरीके से मान लेते हैं, क्या फर्क है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो लग रही। ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा कर लेते। dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx बराबर माइनस y बराबर x। तो मैं इसको ऐसा करूं, dy बाई dx प्लस माइनस 1 इंटू वाई बराबर x। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है, तो इसका जीवन जो है बस छोटा सा ही है, e की घात इंटीग्रेशन माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी कि e की घात माइनस एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब कांस्टेंट के साथ नहीं लिखते इसको, ऐसे ही लिखते। अब क्या करें, अब तो खेला खत्म हो गया सर, इसका y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर x इंटू ई की घात माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो कैसे करें, बोल दो जल्दी बोल दो कैसे करें। सर ये तो काफी आसान निकला, हम तो इसको सोच रहे थे बहुत कठिन होगा, ऐसा लिख के दिया है, लेकिन आसान है, तो है बेटा। y इंटू ई की घात माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव बोलो जल्दी से 1 इंटू ई की घात माइनस एक्स माइनस, अच्छा सर गलत कर दिया आपने, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है यार। तो ये 1 ये वाला 2, 1 और 2 तो समझ में आ रहा है, किसको लेना है किसको नहीं लेना, अब आ रहा होगा ना, तो इतना इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद तो आ रहा होगा यार। ये वाली वैल्यू x लिख दी, ये वाली वैल्यू लिख दी e की घात माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 e की घात माइनस एक्स dx, इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर x e की घात माइनस एक्स प्लस e की घात माइनस एक्स प्लस का ये e की घात माइनस एक्स का इंटीग्रेशन जो है ना वो गड़बड़, x को ऐसा का ऐसा, इसका इंटीग्रेशन e की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन e की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1। अब ठीक है, अब सही देख लो एक बार वापस, e की घात माइनस एक्स जो है उसके साथ माइनस 1 का फैक्टर भी तो आएगा, क्योंकि माइनस 1 लगा हुआ है। ये हो गया माइनस का x e की घात माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 e की घात माइनस एक्स, यानी कि और प्लस का c। ओफो, यहां जगह ही नहीं बच रही है, कोई बात नहीं, हम इसको अगले पेज पे इंटीग्रेट कर देंगे, गड़बड़ हो रहा है। हमें इंटीग्रेट करना है y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर x इंटू ई की घात माइनस, इंटीग्रेट करना है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसा का ऐसा रखा, इसका इंटीग्रेशन बटे माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1 और यहाँ पे dx, यहाँ पे y इंटू ई की घात माइनस एक्स, y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई की घात माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ई की घात माइनस एक्स dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस ई की घात माइनस एक्स प्लस सी y इंटू ई की घात माइनस, ये आंसर। ई की घात माइनस एक्स से गुणा करना चाहते हैं, हाँ कर दी, x से y बराबर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की घात। फिर से देख लो यार आराम से, एक बार दोबारा देख लो, थोड़ी गड़बड़ हो रही थी बार बार, यहां पर वही चीज मिस्टेक हो रही थी। अब ठीक है, अब देख लो ध्यान से, x e की घात माइनस एक्स, इसका ऐसे का ऐसा, इसका अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका समाकलन, सॉरी इसका इंटीग्रल समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो e की घात माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, e की घात माइनस एक्स बटा माइनस 1। तो वही चीज मैंने यहां लिख दी, देख लो बेटा, y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर x इंटू ई की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1 माइनस ई की घात माइनस एक्स बटे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ई की घात माइनस एक्स। ठीक, ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1
बराबर c इंटू ई की घात। वैसे इस समीकरण को हल करने का एक और रास्ता है, बताऊं क्या? बताओ, एक थोड़ा आसान रास्ता है, प्लीज सर बता दीजिए। एक आसान रास्ता है, ये समीकरण यही था ना x प्लस वाई, ये समीकरण यही था x प्लस वाई बराबर dx dy बाई dx, मतलब ऐसा था ना dy बाई dx बराबर x प्लस वाई। आप x प्लस वाई को t रख दो, दिना हल हो जाएगा। तो 1 प्लस dy बाई dx बराबर dt बाई dx, और इसको उठा के यहां रखते हैं, मतलब dy बाई dx का जो मान है वो रख देना dt बाई dx माइनस 1। इधर पे आपको मिलेगा t बराबर dt बाई dx माइनस 1, यानी कि t प्लस 1 बराबर dt बाई dx। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल में चला गया, dt बटा t प्लस 1 बराबर dx इंटीग्रेट कर दीजिए, dt बाई t प्लस 1 बराबर dx, यानी कि log ऑफ t प्लस 1 बराबर x प्लस। इसका मतलब ये हो गया t प्लस 1 बराबर e की घात x प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, e की घात kx, e की घात x इंटू e की घात c। इसको कोई कांस्टेंट k लिख सकता हूं, कोई कांस्टेंट, ये हो गया k इंटू ई की घात x, और ये t प्लस 1 है x प्लस वाई प्लस 1। ऐसे भी हल हो सकता, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c इंटू ई की घात x या k इंटू ई की घात। फिलहाल अगर ये जिस भी हिसाब से, हालांकि ये अगर ये सवाल आएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करना है, बाकी कोई तरीके नहीं लगाने हैं आप, ठीक है? आप तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही नॉर्मली सॉल्व कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे चलिए। बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण बता दीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक अक्षों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। अच्छा, यानी कि dy बाई dx बराबर x प्लस वाई प्लस 5, x प्लस वाई प्लस 5 परिमाण से 5 अधिक है। अब यार ये मॉड ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो, ऐसा करना है। मॉड ऑफ x प्लस वाई परिमाण से, उनके जो परिमाण आ रहा है प्रवणता के परिमाण से, ऐसा है, ऐसा समझते। अक्षों वक्रों के किसी बिंदु के निर्देशांक अक्षों का योग x प्लस वाई बराबर mt प्लस वाई, ऐसा ये सवाल दिया हुआ, ये है सवाल। वापिस पढ़ो, बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांक अक्षों का योग, किसी बिंदु के निर्देशांक अक्षों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर रेखा के परिमाण से 5 अधिक है। परिमाण मतलब मॉड, उसके मॉड से 5 अधिक, यानी कि मॉड ऑफ mt बराबर x प्लस वाई माइनस 5। क्या आप इसको हल कर लेंगे, mt बराबर x प्लस वाई माइनस 5 या m ऑफ t बराबर माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 5? अब या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, दोनों ही केस में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। dy बाई dx बराबर x प्लस वाई माइनस 5। आप इसको ऐसा लिख दीजिए, dy बाई dx माइनस 1 बराबर x माइनस 1। फिर से वही काम करेंगे, dy बाई dx प्लस माइनस 1 इंटू वाई बराबर माइनस x माइनस 5। ये केस 1 लेना, 8 नंबर का सवाल आएगा तो दोनों केस लेने पड़ेंगे, एक ये वाला और एक दूसरा वाला। तो अब मजबूरी है यार, मतलब मैं भी मजबूर हूं, तुम भी मजबूर हो, ना तुम्हारा कसूर है ना मेरा कसूर, ठीक है। e की घात इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो e की घात माइनस 1 इंटू dx यानी कि e की घात माइनस x, और अब आंसर आएगा y इंटू ई की घात माइनस x बराबर x माइनस 5 इंटू ई की घात माइनस।
फिर से वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वन फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन माइनस x माइनस 5 e की घात माइनस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव 1 e की घात माइनस एक्स, उसके साथ एक माइनस और फ्री में, माइनस 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 ऑफ x माइनस 5 e की घात माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की घात माइनस एक्स। क्या करें बेटा सर, इंटीग्रेट कर दीजिए, y इंटू ई की घात माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ x माइनस 5 माइनस ई की घात माइनस एक्स प्लस, इसका मतलब यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 5 माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की घात, सबको एक तरफ ले आओ तो y प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 1 बराबर सी इंटू ई की घात, फिर से वही सॉल्यूशन y प्लस एक्स माइनस 4, ये आ गया x प्लस वाई माइनस 4 बराबर सी इंटू ई की घात, एकदम बिल्कुल हूबहू वही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है, परिमाण बोल दिया है और कुछ भी अंतर नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, बिल्कुल आगे चलते हैं। ये वाला सवाल भी आपको दिख रहा है होमोजेनस है, होमोजेनस है, सॉरी होमोजेनस नहीं है, होमोजेनस तो नहीं दिख रहा है यार, लीनियर दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है, दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है ना सर, दिख तो रहा है। क्या हल कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू p है, ये वाली वैल्यू q है, बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e की घात इंटीग्रेशन cot x dx, cot x का इंटीग्रेशन log sin x। अब आप चक्कर में मत पड़ना, ये sin x को नीचे ले आना पूरे का पूरे, ये sin x नीचे तो यहां पे sin x आ जाएगा बेटा, केवल और केवल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला, इंटीग्रेट कर दिया, काम हो गया, बस खत्म। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है ना, डिफरेंशियल में भी आता है, एरिया में भी आता है, सभी जगह आता है यार, ये तो है भाई, थोड़ी मतलब मशक्कत तो है। अब मैं इंटीग्रेट करना चाहूं तो y इंटू साइन ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन ऑफ x गुड़े 4x कोसेक x, मेरे ख्याल से ये दोनों चल बसेंगे, क्यों, क्योंकि कोसेक x 1 बाई साइन एक्स होता है। अब इंटीग्रेट कर दी, y इंटू साइन ऑफ x बराबर 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, ये कहानी खत्म। y इंटू साइन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस का c, ये मेरा आंसर है। अब बच्चा बोलेगा सर थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है भाई, सर ये बहुत जल्दी हो गया। अबे तो तकलीफ किस बात की है यार, जल्दी हो गया तो गजब करते हो यार, मतलब अगर जल्दी हो गया काहे की तकलीफ है, सही तो है, जल्दी होना ही चाहिए यार, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, होना ही चाहिए जल्दी, बस लिखने में जो वक्त लगता है वही जाया होता है, और हमारी तो राइटिंग वैसे ही गंदी है। अच्छा अब समझे सर गंदी क्यों है आपकी राइटिंग, लेकिन अभी आंसर आया नहीं है बेटा, मतलब यहां तक तो मैं निकाल दिया, अब इसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, विशिष्ट हल पूछा है, बोला कि x की वैल्यू π/2 है तो y 0 है, तो c का मान निकालना है। बताइए यदि x π/2 है तो y 0 है, तो बताइए 0 इंटू साइन π/2 बराबर, बताइए इधर क्या है 2x स्क्वायर प्लस सी, x की वैल्यू π/2 है, 2 इंटू π/2 का वर्ग प्लस सी, यानी कि c का वैल्यू माइनस का π/4 की जगह π/2 आ जाए, तो देयरफॉर y इंटू साइन एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस π/2, ये अजीब सा सॉल्यूशन आप चेक कर लो। y की वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू π/2 है, यहां π/2 रखोगे तो इस तरफ भी 0 मिलेगा, इस तरफ भी 0, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 2, यहां भी पाई स्क्वायर बाई 2। अब आप पाई बाई 2 रख दो, पाई स्क्वायर बाई 4, 2 से 4 कट गया, पाई पाई स्क्वायर बाई 2, पाई स्क्वायर बाई 2, पाई पाई दोनों भाई भाई चले गए ना सर, चले गए, कहां चले गए सर, अपने अपने घर चले गए, और कहां रहेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान टॉपिक तब होगा जब आपको समाकलन आता, जब आपको इंटीग्रेशन, देखो मुद्दे की बात यह है ना बेटा, आपको चीजें कनेक्ट करके पढ़नी,
समाकलन अगर आपको ढंग से आ गया, ठीक ठाक आपने सीख लिया, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसानी से कर लोगे। और कैलकुलस का बहुत बड़ा वेटेज है, कैलकुलस का 40% वेटेज है, मतलब बहुत बड़ा वेटेज है आपके एग्जाम में। तो अच्छे से मेहनत करके पढ़नी है, मतलब तरीके से उसको लिख लिख के सॉल्व कर लो यार, जितने भी सवाल कर पाओ। वक्त कम है, मैं भी जानता हूं, या आप भी जानते हैं, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, लेकिन वक्त कम है इसका मतलब ये नहीं कि हम तैयारी कमजोर करें अपनी। तैयारी तो जिस हिसाब से जितना दम लगा सकते हो लगा दो यार। केवल वही एक चीज है हमारे पास जो हम कर सकते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल थिंग्स, जो हमारे वश में है। क्या है हमारे वश में? हमारी मेहनत, सिर्फ वही है। बस काम करते चलो करते चलो करते चलो, बाकी जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, अच्छा ही होगा यार। देखो बुरा होता नहीं है जल्दी, जल्दी मतलब बुरा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, वैसे भी नहीं होता है। आप अपनी तरफ से ईमानदार हैं तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, है ना। ये इक्वल टू लगा हुआ था, वो गलत था, मैंने प्लस कर दिया यार। अब ये सवाल तो बहुत ही अजीब लग रहा है भाई। अवकल समीकरण यहां पर e की घात माइनस वाई लिखा हुआ। ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई की घात माइनस वाई माइनस 2 इंटू ई की घात माइनस वाई माइनस 1। और अगर मैं इस सवाल को ऐसा लिखूं डी वाई बटे माइनस 2 ई की घात माइनस वाई माइनस 1 बराबर डी एक्स बाई एक्स प्लस 1, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और इंटीग्रेशन लगा। इसको ना ई की घात माइनस वाई को 1 बाई ई की घात वाई लिख लो। ये हो गया माइनस का इंटीग्रेशन डी वाई बाई 2 बाई ई की घात वाई प्लस बराबर डी एक्स बाई एक्स प्लस। और आपने क्या किया सर? हमने कुछ नहीं किया। अरे सवाल ने किया जो किया। क्या किया? कुछ नहीं किया सर। देखो तो सही, सॉल्व कर दो बस आप x प्लस 1। ये इसका इंटीग्रेशन अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो बुरा मान जाओगे क्या? बुरा नहीं मानेंगे सर, मान दो। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लिख दो सर। ये वाली वैल्यू यदि t है तो ये dt है। समझ रहे हो? समझ रहे ना? समझ रहे सब? तो माइनस का log t log 2 प्लस ई की घात y बराबर log x प्लस 1 प्लस का मॉड लिख लो यार। यहां पे मॉड लगा लो, क्योंकि वहां पे मॉड लगाने की लोड नहीं है, क्योंकि ये ई की घात y पॉजिटिव नंबर होता है, कोई तकलीफ नहीं है। ये c की जगह अगर मैं log c लिख दूं तो क्या आपको तकलीफ है? कि log समीकरण में आए ही ना, लिख देते हैं। लिखने के बाद ये -1 को भी एडजस्ट कर, इसको लिख दिया log ऑफ 1 बाई 2 प्लस ई की घात y की घात -1 बराबर log c इंटू मॉड ऑफ x प्लस, यानी कि 2 प्लस y की घात 2 प्लस ई की घात y की घात -1 बराबर c इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1। ये उत्तर हुआ। अभी ये उत्तर नहीं हुआ। उत्तर तो ये है कि x 0 है तो y भी 0 है, x 0 है तो y भी 0 है। इसको हम लिख देते हैं 2 प्लस ई की घात y की घात -1 बराबर c इंटू मॉड ऑफ x प्लस। यदि x 0 है तो y भी 0 है, तो ये आ गया 1/2। ये आ गया 2 प्लस ई की घात 0 -1 बराबर c इंटू 1, यानी कि c की वैल्यू 3 की घात -1 मतलब 1/3 लिख दे। ये हो गया 1/2 प्लस ई की घात y बराबर 1/3 इंटू मॉड ऑफ x प्लस। ठीक है यार, ठीक है ना? मतलब सजा सजाया आंसर आ गया। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है सर, एकदम जाने दो, एकदम जाने दो, गोली की रफ्तार से जान दो। अच्छी बात। एक सवाल है, आखिरी सवाल है इस कक्षा का। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सीख लिया, सारी चीजें हमें आ गई लगभग। अब क्या करेंगे? अब बस ये सवाल कर लेते हैं यार। किसी गांव की जनसंख्या वृद्धि की दर किसी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती। मान लो गांव में p लोग रह रहे हैं, p लोग, तो उसके समानुपाती है, मतलब p के प्रोपोर्शनल। जितने लोग उस समय उपलब्ध हैं गांव में उनके समानुपाती। बस इतनी सी बात है।
फिर बोल रहा है उस गांव के निवासियों की संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, यदि सन 1999 में, बहुत पुरानी बात है यार, गांव की जनसंख्या इतनी थी, सन 2004 में गांव की संख्या 25,000 हो गई, तो 2009 में गांव की संख्या कितनी? 1999 को मैं ऐसा समझ लूं कि ये t बराबर 0 था। 1999 को मैंने समझ लिया, बाद में मैं बार बार ये वैल्यू नहीं डालूंगा, t बराबर 0 डाल दिया। 0 डाल दिया मतलब कि हमने यहीं से शुरुआत करी। इस समय 20,000 लोग मौजूद हैं। फिर 2004 मतलब t की वैल्यू कितने साल बढ़ाई गई है? 5 साल बढ़ाई गई। 5 साल बाद 5th ईयर में पॉपुलेशन है 25,000। 25, तो इसका मतलब 10 साल बाद, अगले 5 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन, ये पूछा है। कहानी का मतलब समझ में आया? इसको अगर मैं t बराबर 0 समझता हूं, मान लो मैं उसी समय से स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलेट करना, तो t बराबर 0 समझा तो 1999 है, 5 साल बढ़ाए तो 2004 आ गया, और 5 साल बढ़ाए तो 2009 आ गया। तो 2009 में कितनी होगी जनसंख्या? क्या मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के kp लिख सकता हूं? ये तो dp बटा kp या dp बटा p बराबर k dt। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log p। मॉड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? गधा हो क्या? -5 लोग रह सकते हैं, -10 लोग रह सकते हैं किसी जगह, कैसी बात करते हो? मॉड लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे k इंटू टी आ जाए। ये कहानी है। अब इसका हल करें। p बराबर kt, p बराबर e की घात kt, ये लिखा हुआ kt प्लस सी आएगा ना, kt प्लस सी, दो कांस्टेंट है। अगर एक ही आया तो वैसे भी लोचा है। ये आएगा kt प्लस सी, kt प्लस सी इसलिए आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो एक सी तो आना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे सी आ। ये पहले हमने अभी एक सवाल कर रखा है इसी प्रकार का। तो p बराबर e की घात kt प्लस, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं e की घात c इंटू e की घात kt, या फिर p बराबर कुछ भी लिख दो, e की घात c को कोई लैम्डा ले लेते हैं इंटू e की घात kt, ऐसा सही। ये पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही है। अच्छी बात है, बढ़ने दो। क्या कर सकते हैं भाई, रोक थोड़ी सकते हैं? यस सर, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। p बराबर लैम्डा इंटू e की घात kt। अब क्या कर, कोई ऑप्शन है? सर ऑप्शन तो है, जब t का मान 0 था तो पॉपुलेशन थी 20,000। t का मान 0 था, t बराबर 0 है तो p बराबर 20,000, तो e की घात kt इंटू लैम्डा है। e की घात kt इंटू लैम्डा बराबर कितना है यार? ये p है। तो 20,000 बराबर लैम्डा इंटू e की घात 0। अगर t बराबर 0, लैम्डा का मान आ गया 20,000। बहुत अच्छी बात, आने दो। अब कुछ नहीं, अब लैम्डा का मान तो आ चुका है। कौन सी वैल्यू बच रही है? सर बच रही है k निकालना। तो t की वैल्यू जब 5 है तो पॉपुलेशन कितनी है बेटा? पॉपुलेशन है 25,000। अगर मेरे को इस बात में लग रहा है कि अगर आपने किसी ने t की वैल्यू 1999 रख दी, हो चुका उसका काम, ठीक है। 1999 नहीं, ऐसे हल करना, सरल करना आसान होता है इस तरीके से। t के मान 5 रखा तो e की घात 5t इंटू लैम्डा यानी कि 20,000 बराबर 25,000। यहां से ये चल बसेगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। e की घात 5t का मान 5/4, फिलहाल यही छोड़ दो इसको। 5k का मान 5k का मान 5/4 आ गया, यही छोड़ दो इसको यहीं। अब क्या हुआ सर? अब तो कुछ नहीं हुआ, अब बस हल कर सकते हैं इसको। कैसे हल करेंगे? अब क्या करेंगे? अब अपने को बोला जब t बराबर 10 है तो क्या होगा? तो p बराबर 20,000 इंटू e की घात 10 इंटू k। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? 20,000 इंटू e की घात 5k का वर्ग लिख सकता हूं?
भाई लिख सकते ना ऐसा, अरे 10K को 5K 5 2 जा 10, तो 20,000, यानी कि अब इसका मान मुझे पता है 5/4, यानी कि पॉपुलेशन P आ जाएगा, पॉपुलेशन P आ जाएगा 20,000 इंटू 5/4 का वर्ग, तो 20 इंटू 1 2 3 इंटू 5 25 25/4 चौक 16, 4 से 4 काट दिया तो ये 5 हो गया, और इधर काटेंगे तो यार ये कितना जाएगा 4 इंटू यहां पे आ रहा है 25, 250, तो 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 50 ये आ रहा है 300, और 25 इंटू 25 3150, कितना आ रहा है 20,000, 3150 नहीं आएगा, मतलब 6 पंचे 30, 5 5 जा 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 30 32, 32250 ये पॉपुलेशन हो जाए 32,250। 5 इंटू 5 25, 5 दूना 10 2 12 एक ही जाएगा ना, 31,250 आएगा, 31,250, 31,250 आएगा, तो ये रहा 31,250, 31,250 पॉपुलेशन हो गई, ये मेरा आंसर हो गया। ये भी सवाल बढ़िया है, ये भी सवाल, इस टाइप का सवाल भी आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तामझाम है नहीं, लेकिन हाँ आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 8 नंबर में भी आ सकता है। 8 नंबर में आएगा तो थोड़ा तरीके से लिख देंगे और तरीके से, 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा बहुत गोल करके भी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको सही कर लो यार, मतलब 31250 आ रहा है अब, ठीक है, बिल्कुल सही। तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है उस जगह की, बढ़ने दो, अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, केवल सवाल को हल कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा इस लेक्चर का मैं अंत करने जा रहा हूं। प्लीज आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, सतत रखिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुई, डिसकंटिन्यूअस हुई, तो आपके नंबर पर अफेक्ट पड़ेगा, आपके नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए यदि आप पढ़ेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो आपके साथ निश्चित रूप से अच्छा होने वाला, ठीक है। पढ़ाई करेंगे सर, एकदम पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे ना, पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का।